नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके रसायन। इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक आएगा वो सभी कार्बन के बारे में होगा। कार्बन के अपरूप, कार्बन की विशेषताएं, कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनके बारे में होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन। कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होता है? परिचय में वर्ड आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां ऑर्गेनिक शब्द लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, या ये कह सकते हैं कि जंतुओं और पादपों में होने वाले, जंतु और पादप इनमें होने वाली उपापचय क्रियाओं को, या फिर रासायनिक वर्ड सही रहेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को कार्बनिक रसायन कहते हैं। किसे कहते हैं कार्बनिक रसायन? जंतु और पादपों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। अब एक संकल्पना आती है, जैव शक्ति का सिद्धांत। संकल्पना भी कह सकते हैं, जैव शक्ति की संकल्पना या फिर जैव शक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, उसने क्या बताया प्रस्तुत करते वक्त, ये सब देखेंगे। ये सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड, जो कार्बन से बने होते हैं कंपाउंड, वो होते हैं कार्बनिक कंपाउंड। जैसे कुछ भी ले लीजिए, NH2CONH2, ये कोई कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर आते हैं, जिसमें कार्बन आ रहे CO, तो ये कार्बनिक कंपाउंड है। इन कार्बनिक कंपाउंडों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। इसका हम कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं कर सकते। मतलब बना नहीं सकते इसे। कार्बनिक कंपाउंड है वो जीवधारियों के स्रोतों में ही बन सकता है, कृत्रिम विधियों द्वारा, फिर कह सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में इसे नहीं बनाया जा सकता। इस सिद्धांत को कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। परंतु कई वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना। उन्होंने बताया कि कार्बनिक जो कंपाउंड है वो कृत्रिम विधियों से भी बनाए जा सकते हैं। इतने में एक वैज्ञानिक हुए 1828 में, वोहलर। वैज्ञानिक वोहलर ने सिद्ध कर दिया कि हम कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। उन्होंने क्या बताया? कार्बनिक, सबसे पहले उन्होंने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को गर्म किया। अकार्बनिक, कार्बनिक क्या? जिसमें कार्बन हो, और अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो, जैसे अमोनिया सल्फेट, पोटेशियम साइनेट, ये होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। इन्होंने इन अकार्बनिक पदार्थों को गर्म किया और गर्म करने के बाद इनके पास आया
एक कार्बनिक पदार्थ जिसका नाम था यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी हमें NH2CONH2 ये गर्म करने पर प्राप्त हुआ। ये एक कार्बनिक कंपाउंड है क्योंकि उसमें कार्बन आ रहा है। तो रिएक्शन क्या हुई ये देखिए, रिएक्शन से समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। अमोनिया सल्फेट NH4 2SO4 ये होता है अमोनिया सल्फेट। पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम और साइनेट का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं माना जाता, इसे होता है ये होता है नाइट्राइल साइनाइड CN, और NC होता है आइसोसाइनाइड। हम इसे कार्बन नहीं कह सकते, ध्यान रखना कि C और N दोनों जुड़ रहे हैं, एक साथ है, उसे साइनाइड ग्रुप कहेंगे, और N और C एक साथ है, उसे आइसोसाइनाइड। तो ये एक कार्बन नहीं, एक आइसोसाइनाइड है, सॉरी साइनाइड है, इसे साइनेट कहा है, आगे और जुड़ गया, तो ये दोनों हो गए अकार्बनिक पदार्थ। इन्हें अब गर्म किया, गर्म करने पर हमें मिला 2NH4 2CNO प्लस K2SO4, हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया, 2NH4 CNO इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर हमें मिला यूरिया NH2CONH2। यहां पे ये बना कंपाउंड, हमने इसे गर्म कर दिया। यहां पे साइनाइड था, साइनाइड ग्रुप है यहां पर, लेकिन हमने जैसे इसे हीट किया ये अलग अलग टूट गया, कार्बन अलग हो गया। देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये साइनाइड होता है, और ये होता है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये साइनाइड ग्रुप। तो इस प्रकार से वोहलर ने अमोनिया सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को गर्म करके ये बनाया NH4CNO। अमोनिया साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया प्राप्त हुआ। मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो बर्जीलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था ये गलत था, कि हम कार्बनिक यौगिकों को नहीं बना सकते प्रयोगशाला में, लेकिन वोहलर ने ये सिद्ध कर दिया कि हम इसे बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन परमाणु की विशेषताएं। पहली आती है इसकी विशेषता, प्रॉपर्टीज। कार्बन, कार्बन आपको पता है कि आवर्त सारणी में कौन से नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन आता है 6ठे नंबर पर। इसका जो परमाणु भार होता है यानी Z, वो 12 होता है। C612, इसे क्या कहेंगे, C612। मतलब इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु संख्या कितनी, यही कह सकते हैं 6। परमाणु भार, सबके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसका 12 है। जितने इसमें क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जितना उतने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन भी उतने होते हैं। तो हो गया न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। तो ये सारे 6 हो गए। परमाणु भार कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो ये इसका हो गया। न्यूट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक हमारा 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा परमाणु भार, 12 हमारा परमाणु भार आ गया। अब इसका देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आगे बड़ी क्लासों में बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन आपको आपने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में समझो, इस s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होता है, s में 1 होता है, और p में 3 होते हैं। याद था ना 1 3 5 7 s p d f,
1 3 5 7 तो हो गए ऑर्बिटल। अब इसका 2 गुना करते जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस क्रम से भरे जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन। इसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले कौन से तरीके से भरेंगे? क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। बस, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों हो गए। अब यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, यानी उत्तेजित अवस्था में आएंगे, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा पी ब्लॉक के वाले एलिमेंट ऑर्बिट, मतलब इस कक्षक में चला जाएगा। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जिनका संयुग्मन नहीं हुआ, जो संयुग्मित नहीं हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये हो गई इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी आ गई? 4। किस प्रकार से आई? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। इस वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 5 इलेक्ट्रॉन कम है। 5 नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन कम है। 4 इलेक्ट्रॉन कम है तो इस एस वाले ऑर्बिट में से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर अपने अगले वाले कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर जुड़ गया। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो जिनका पेयर नहीं बना? पेयर मतलब होता है 1-1, दोनों, कपल, इस प्रकार से कह सकते हैं युग्म। ये होता है जोड़ा, पेयर। अगर एक हो तो ये जोड़ा नहीं हुआ। तो कितने 1-1 इलेक्ट्रॉन है जिनका पेयर नहीं बना? 4 है। तो 4 इसकी संयोजकता होगी। चौथा आता है बंध। मतलब इसमें बंध किस प्रकार से बना सकते हैं? देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसे किस प्रकार से जोड़ें कि इसकी संयोजकता 8 हो जाए? आपको पता है कि अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 ये जुड़ गया। सिंगल बॉन्ड जुड़ सकता है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, दोनों की संयोजकता पूरी हो गई। सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। देखिए डबल बॉन्ड से कैसे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ गया। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। ट्रिपल बॉन्ड, 1-1 इनके बीच में हाइड्रोजन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद में कोई बॉन्ड नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता पूरी हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, सभी के हो गए 2-2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसके सारे अष्टक, हर एक कार्बन के अष्टक पूरे हो गए। और यहाँ हाइड्रोजन के अष्टक पूरे नहीं हुए। हाइड्रोजन सिर्फ 2 संयोजकता रखता है, 2 वैलेंसी रखता है, अपना अष्टक पूर्ण नहीं करता। ये हीलियम के समान अपनी संयोजकता रखना चाहता है। हीलियम की संयोजकता होती है 2, तो हाइड्रोजन भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। देखेंगे इसकी संरचना के बारे में। इसमें होता है sp3 संकरण। इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब चतुष्फलकीय। संरचना, चतुष्फलकीय संरचना मतलब कार्बन तो बीच में होगा और एक हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी, ये होती है इसकी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये CH3 की चतुष्फलकीय संरचना है जिसमें sp3 संकरण है। अगर हम वैसे बताएं तो
कार्बन होता है, कार्बन की ज्यामिति चतुष्फलकीय संरचना से जुड़ी होती है। इसमें इसके मध्य बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड। ये 2 सेकेंड 1 मिनट के लिए होता है। ये है इसका बंध कोण। बंध कोण किसे कहेंगे? दो निकटवर्ती बंधों के मध्य, जैसे एक बॉन्ड ये है और एक ये है, इन दोनों बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। अगला कार्बन का गुण आता है श्रृंखलन। इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ जैसे एमसीक्यूज में दे दी जाते कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में किनमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति। तो इसका आंसर आएगा कार्बन। कैसे होती है समझेंगे हम, और श्रृंखलन होता क्या है। कार्बन परमाणु में ये एक विशेष गुण पाया जाता है। इसमें कार्बन परमाणु कार्बन के आपस में जुड़ जाएंगे, अलग अलग कार्बन जुड़ जाएंगे आपस में, कार्बन परमाणु जुड़ करके, या तो शाखित संरचना मतलब एक शाखा होगी, या फिर अशाखित। अशाखित मतलब 2 कार्बन इधर निकल गए, 2 कार्बन इधर, ये अशाखित जो कई ये शाखित स्ट्रक्चर हो गई। और ये अशाखित जिसमें कोई शाखा नहीं निकल रही है। या कार्बन चक्रीय, इस प्रकार से चक्रीय स्ट्रक्चर या फिर बेंजीन इनका निर्माण कर सकता है। इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन, मतलब शाखित कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर शाखित, अशाखित या फिर चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। इस गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन। कार्बन में परमाणु जो होता है वो हमने बताया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे शाखित का देखे हैं पहले, अशाखित। अशाखित में हम पहला उदाहरण देखते हैं, कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ता जा रहा है। अब इसके संयोजकता को पूरा करने के लिए हम वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अगर कोई और तत्व नहीं हो, जैसे कि हमें पता है इसकी संयोजकता 4 है, 1 2 3 और 4, इसकी संयोजकता 4 हो गई, मतलब ये 4 बॉन्ड से जुड़ेगा। 4 तो सिंगल बॉन्ड होंगे, अगर हमें डबल बॉन्ड करना है तो 2 डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे। अब 1 2 इस कार्बन पर देखते हैं, एक बॉन्ड ही जुड़ गया, एक ये, एक ऊपर जुड़ जाएगा और एक नीचे, तो इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से इनमें जुड़ते चले जाएंगे। लास्ट वाले में एक बॉन्ड जुड़ रहा है तो यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये होता है अशाखित, जिसमें कोई शाखा नहीं निकल रही है। अब आता है शाखित। शाखित क्या होते हैं? मतलब इसकी भुजाएं निकल रही हो। कार्बन, जैसे कि ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ गया, इसकी 3 संयोजकताएं होगी। ये चाहे तो एक यहां पर भी जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार से ये भी जोड़ सकते हैं, तो इसकी कई शाखाएं निकल रही हैं। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ इस कार्बन से लेते हैं, एक जो बॉन्ड जुड़ रहा है, 1 2 3, इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस पर भी एक जुड़ रहा है, या हम सीधे H3 भी जोड़ सकते हैं। इस पर भी H3 जोड़ दिया, 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 हो गई, 1 2 3, इसकी 3 हो गई, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस पर हमने, ये हो गया शाखित, जिसमें शाखाएं निकल रही हूं। हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, ये शाखित हो गया। जहां पर भी कोई कोना मिल रहा है, जैसे एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे एक कार्बन है, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक प्रत्येक सिरे पर एक कार्बन। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, जहां से भी संधि हो रही है मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ एक कार्बन होगा, 4 कार्बन यहाँ होंगे, तो इसमें कुल 5 कार्बन हो गए। और अगर ये इस प्रकार से हो, इसमें कोई शाखाएं नहीं निकल रही है, तो ये अशाखित हो गया। अब आता है चक्रीय।